गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि अगर कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वह कैसे होता है और कितना होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें। माना एक पतली छड़ अथवा तार जिसकी लंबाई L है। यहाँ पे देखिए L लंबाई की एक छड़ या तार है। कागज के तल के लंबवत, यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर इसकी दिशा है। तो नीचे की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। माना छड़ कागज के तल में अपनी अक्ष के लंबवत एक नियत वेग v से दाईं ओर चलाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह नियत वेग एक v से दाईं ओर को चलाई जा रही है। चालक छड़ के v वेग से चलने पर, अब यहाँ पे जब ये v वेग से चलेगा तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश जो होंगे वो भी चलना शुरू करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो चालक छड़ के v वेग से चलने पर पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश भी गति करते हैं तथा गति के कारण इन पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, Fm इक्वल टू क्यू वी बी, जहाँ Q क्या है, आवेश है, V क्या है, उसका वेग है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है। इसको हम लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के नीचे की ओर गति करने के कारण, अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा और यह नीचे की ओर गति करेंगे। यहाँ पे देखिए दो सिरा है, एक J और K। तो नीचे की ओर गति करने से K सिरा निगेटिव और J सिरा पॉजिटिव यानी धनात्मक हो जाएगा, यानी J सिरा धनात्मक और K सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार गति करने से सिरा J धनावेशित तथा सिरा K ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण वैद्युत विभवांतर V तथा छड़ में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो यह इसका कितना मान होगा, यदि विभवांतर V का मान V है और छड़ की लंबाई L है तो विद्युत वाहक बल वैद्युत क्षेत्र E का मान V/L होगा। ठीक, तो प्रत्येक आवेश पर आरोपित वैद्युत बल कितना होता है, यह F इक्वल टू QE के बराबर होता है। यानी जो आवेश है उस पर वैद्युत बल लगेगा QE के बराबर और चुंबकीय बल लगेगा QVB के बराबर। अब आइए आगे इसमें क्या होता है। साम्यावस्था में Fe का मान Fm के बराबर होता है। Fe का मान Fm के बराबर का मतलब कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आवेश पर लग रहा है, उसके कारण यह आवेश नीचे की ओर आना शुरू होते हैं, यानी ऋण आवेश नीचे की ओर आना शुरू होते हैं और धन आवेश ऊपर की ओर जाना शुरू होते हैं। तो साम्यावस्था में जब इलेक्ट्रॉनों का आना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, उस समय हम कहते हैं कि साम्यावस्था को प्राप्त हो गया। उस समय Fe का मान Fm के बराबर हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है और एक सिरा धनावेशित दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों का मान बराबर हो जाता है, यानी Fe का मान Fm के बराबर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे Fe बराबर Fm। तो Fe का मान हम लिखेंगे QE और Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स का मान QVB के बराबर। यहाँ से Q से कट जाएगा, E इक्वल टू होगा V, और यहाँ पे चूंकि E बराबर क्या है, V/L है। ध्यान दीजिएगा, यह V वेग है और यह V विभवांतर है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे E इक्वल टू V/L होगा या V इज इक्वल टू E इंटू L होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे E का मान VV से, तो हमको V इक्वल टू मिलेगा BVL। याद रखेंगे इसको। तो यदि V मीटर पर सेकंड में हो, B वेबर पर मीटर स्क्वायर में हो तथा L मीटर में हो तो विभवांतर V वोल्ट में होगा। तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान BVL के बराबर होगा, जहाँ पे B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, V उस चालक की गति यानी वेग और L उसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस किए। इसको एक बार कॉपी में लिख कर और इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा।
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि चालक क्षेत्र B के साथ किसी कोण थीटा पर v वेग से गति करता है तो प्रेरित विभवांतर कितना होगा। तब यह v इक्वल टू ई डॉट एल या ये इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल के इक्वल होगा या बी वी एल साइन थीटा के बराबर होगा, इसका मान हम रखेंगे। तो दूसरा, यदि चालक का वेग v अथवा लंबाई l b की दिशा में रहते हैं तो चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उस समय थीटा का मान 0 होगा, ठीक, और साइन 0 0 होता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यदि क्षण कोणीय वेग v से मध्य बिंदु O के परितः घूमती है तो क्षण के सिरों के बीच विभवांतर va माइनस वी वी इक्वल टू 0। तो इसमें विभवांतर शून्य होगा, लेकिन मध्य बिंदु O तथा एक सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर vo माइनस वी ए ये हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ ओमेगा उसका कोणीय वेग है। तो इसको याद रखेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, तो उस उदाहरण को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है कि पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटती है, जिससे धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ते वायुयान के पंखों के नोकों के बीच भी विभवांतर ऊर्ध्व घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटने से उत्पन्न होता है। परंतु यदि वायुयान नीचे उतर रहा हो तथा उसके पंख पूर्व पश्चिम में हो, ठीक, यानी अगर वो नीचे उतर रहा है और अगर उसके पंख पूरब पश्चिम में हो, तब पंखों द्वारा पृथ्वी के क्षेत्र के क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाएं कटती हैं तथा इसी से विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि वायुयान के उतरते समय पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो तब किसी भी घटक की कोई फ्लक्स रेखा नहीं कटती तथा विभवांतर उत्पन्न नहीं होता, ठीक। तो यह पहला पॉइंट हो गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से फ्लक्स रेखाओं के कटने से विभवांतर उत्पन्न होता है। दूसरा, यदि पूर्व पश्चिम में रखी एक चालक छड़ स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दी जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाएं काटती हैं, ठीक। यानी यदि पूर्व पश्चिम दिशा में रखी एक चालक छड़ स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दी जाए तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को फ्लक्स रेखाएं काटती हैं, अतः छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर होगा। यदि इसी छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर छोड़ें तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी घटक की फ्लक्स रेखाएं नहीं काटेंगी, ठीक। यदि इसी छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर छोड़ दें तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी घटक की फ्लक्स रेखाएं नहीं काटेंगी, अतः छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर नहीं होगा। यानी कि प्रेरित विभवांतर कब होगा, जब वह पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दी जाए। तीसरा, यदि कोई खिलाड़ी पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़े, यानी पूरब से पश्चिम दिशा में दौड़े, तो उसका शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटता है, जिससे उसके सिर व पैरों के तलों के बीच प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यदि खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े तो उसके सिर व पैर के तलों के बीच कोई विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। तो आपने देखा कि विभवांतर प्रेरित होने के लिए पूर्व और पश्चिम दिशा में गति आवश्यक है, अन्यथा उसमें प्रेरित विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट, जिस प्रकार फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उसी तरह से दाएं हाथ का भी एक नियम है, जो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में इसका उपयोग होता है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे चित्र देख लीजिए, यह चित्र है कि यह अंगूठा चालक की गति बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे पहले अंगुली यानी 4 फिंगर को, और तो मिडिल फिंगर यानी ये क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत
फैलाएं। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को, ठीक, पहली उंगली फोर फिंगर जिसको कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यहाँ देखिए ये पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को, यानी चालक इस तरफ गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, वो गति कर रहा है, तो अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यानी बीच वाली उंगली क्या बताएगी? प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तभी प्रयुक्त किया जाता है जब गतिशील चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की गति परस्पर लंबवत हों। फिर से सुनिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तभी प्रयुक्त किया जाता है जब गतिशील चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की गति परस्पर लंबवत हों। तो इस प्रकार इसको भी नोट कर लीजिएगा और कॉपी में और अपने नोट्स में इसको भी शामिल करिएगा और इसको समझ लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।